सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपना तैयारी कर रहे होंगे। तो एक बार आप लोग कमेंट करें कि आप लोग कैसे हैं। ठीक है, एक बार आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कि आप लोग कैसे हैं, आपकी तैयारी कैसे चल रही है। जल्दी जल्दी बताइए कि कमेंट करके। ठीक है, तो फिर आज के क्लास से आप लोग हम अपने से मिल के स्टार्ट करेंगे। आज हम एक नया चीज आपको पढ़ाएंगे, जनसंख्या के बारे में। किन के बारे में पढ़ाएंगे? जनसंख्या के बारे में। ठीक है, ये जनसंख्या क्या होता है सर जी, कैसे होता है, नहीं होता है, इन सभी चीजों के बारे में पूरा डिटेल्स में जानेंगे। तो एक बार आप लोग जल्दी जल्दी बता दीजिए कि आप लोग कैसे हैं, कैसे हैं। एक बार जल्दी जल्दी आप लोग बता दीजिए। फिर आज का ये जो जनसंख्या है, ये जनसंख्या कैसे होता है, जनसंख्या बढ़ रहा है तो कैसे कंट्रोल करेंगे, जनसंख्या कम है तो कैसे बढ़ोतरी करेंगे, मतलब कि इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। तो लेकिन आपको पता है कि जनसंख्या अभी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है कि नहीं। अपना इंडिया की बात किया जाए तो 145 करोड़ प्लस जनसंख्या आबादी बढ़ रहा है, जिनके कारण की कौन कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे आज के इस क्लास में। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास में। एक बार आवाज आ रहा है? ओके ओके, आवाज आ रहा है। तो एक बार कंफर्म करें कि आवाज आ रहा है आप लोगों को, आ रहा है? चलिए चलिए ठीक। तो देखिए आज की क्लास में जानेंगे, ये जो है क्लास 12, क्लास 12 में मतलब 25 से 26 जो बच्चे एग्जाम देंगे क्लास 12 वाले, उनके लिए है और सभी के लिए है। जनसंख्या के बारे में जानना क्या बुरा बात है, अच्छा बात है, जानेंगे और तभी तो हम कुछ करेंगे। ठीक है, और ये क्लास 12 बायोलॉजी की है ना, जिसमें कि चैप्टर 4 है। क्या है? चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 में आज हम जानेंगे, चैप्टर 4 का नाम क्या है सर जी? तो चैप्टर 4 का नाम है जनन स्वास्थ्य। क्या नाम है? जनन स्वास्थ्य नाम है। जनन स्वास्थ्य में रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अपना जानेंगे ये जो है किसके बारे में? जनसंख्या के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? जनसंख्या के बारे में। और ये जो है वीडियो का पार्ट 3 है। क्या है? वीडियो का पार्ट 3 है। जिन्होंने भी पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं, पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन हम बताए हैं और पार्ट 2 तो इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है, इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनमें कि हम एमिनियोसेंटेसिस के बारे में बताएं कि कैसे गर्भ में पता चलता है कि मेल है कि फीमेल है। शिशु को पता करते हैं ना, कैसे पता करते हैं कि मेल है फीमेल में, वीडियो को पार्ट 2 में हम पढ़ाए हैं। जो नहीं देखे जल्दी जल्दी जाकर के देख लीजिए। ठीक है, पूरा मजा आ जाएगा आज की क्लास में, और वो वाला क्लास में तो और ही मजा, अल्टीमेट तरीका से मजा आ जाएगा। तो आज की क्लास में अपना जानेंगे कि जनसंख्या को नियंत्रण कैसे करना है, अभी के समय में कौन कौन सा उपकरण है जिससे हम जनसंख्या को नियंत्रण कर सकते हैं। तो क्या आज के क्लास के लिए आप लोग तैयार है? एक बार यस कमेंट करें कि यस सर, एकदम। लाइक मार दे, आप लोग भूल जाते हैं लाइक मारना। लाइक मार दीजिए, उसके बाद शेयर भी कर देना है, और जो भी आपके स्कूल या कॉलेज वाला कुछ भी ग्रुप होगा उनमें भी शेयर कर देना है। अपने फ्रेंड्स को भी बता देना है कि भाई विकास सर जी का अल्टीमेट क्लास चलता है कि नहीं चलता है। अल्टीमेट 1 नंबर क्लास चलता है, जो कि एक एक चीज को तोड़ तोड़ के समझाते हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं कि नहीं तैयार है? चलिए ओके ओके, वेरी गुड। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे? अपना जनसंख्या। किसके बारे में जानेंगे? जनसंख्या क्या है सर जी, मतलब कि पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। ये जनसंख्या क्या है सर जी, जनसंख्या के बारे में जानना जरूरी है। तो देखिए जनसंख्या किसे कहते हैं, ठीक है, जनसंख्या किसे कहते हैं, क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र, मतलब ग्राफिकल एरिया, कोई विशेष भौगोलिक क्षेत्र, ग्राफिकल एरिया जो मैप में हो, ठीक है, उसके बाद है ना एरिया में किसी निर्धारित, कोई निर्धारित समय पर उपस्थित एक ही प्रजाति के सभी व्यक्तियों की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। ध्यान से समझिए पूरा, अच्छा से फिर से रिपीट आपको करवा देते हैं। ठीक है, पूरा फिर से हम रिपीट करवा देते हैं, ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट को समझना। क्या बोले आप? किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में किसी निर्धारित समय पर उपस्थित एक ही प्रजाति के सभी व्यक्तियों की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं, मतलब पॉपुलेशन कहते हैं, है कि नहीं? क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। ये देखिए जनसंख्या में क्या क्या पॉइंट होते हैं समझिए। देखिए वैज्ञानिक तरीका से जनसंख्या को क्या कहते हैं, सुनिए ध्यान से। वैज्ञानिक तरीके से जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जनसंख्या की या डेमोग्राफी कहते हैं, है ना। वैज्ञानिक तरीके से जनसंख्या के बारे में जो आप जो पढ़ रहे हैं, इन्हें क्या कहते हैं बताइए? जनसंख्या के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं इसे क्या कहते हैं? डेमोग्राफी बोलेंगे या जनसंख्यांकी बोलेंगे। तो आपको इस तरीके से पूछेगा, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। डेमोग्राफी याद रखना, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एकदम कितने मुस्कुरा रहे हैं बैठ के, एकदम बढ़िया से पढ़ना है, कॉपी पेन लेकर के बैठना है। इसमें जो आप क्लास में पढ़े रहे उससे भी थोड़ा एडवांस लेवल के दे दिए हैं। क्या किए? थोड़ा सा उससे भी एडवांस लेवल के लिए दे दिए कि आपको और मजा आएगा इस क्लास में।
और उसमें तो चित्र नहीं, इसमें चित्र उत्र हर एक चीज देख करके समझाएं, ठीक है। तो देखिए जनसंख्या के बारे में हम जो पढ़ेंगे उसे क्या कहेंगे, डेमोग्राफी कहेंगे। जनसंख्या का अध्ययन को डेमोग्राफी कहेंगे, हिंदी में बोलना है तो जनसंख्यांकी कहेंगे। इन बातों को याद रखना है। चलिए अब थोड़ा सा क्या जान लेते हैं अपना, जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, किसके बारे में जानेंगे। ये जनसंख्या विस्फोट क्या है सर जी, मतलब कम समय में कम जगह पे ज्यादा आबादी हो जाना, ध्यान से समझिए। चलिए देखिए जनसंख्या विस्फोट क्या होता है बताते हैं। कम समय में किसी दिए गए क्षेत्र में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, एकदम तीव्र गति से वृद्धि, मृत्यु दर में कमी, मतलब कि आदमी कम मरेगा और ज्यादा जन्म ही लेगा। मृत्यु, आदमी का मृत्यु कम होगा, कम ही मरेगा लेकिन ज्यादा जन्म लेगा, तो क्या जनसंख्या विस्फोट होगा ना। तीव्र गति से होना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। क्या कहलाता है, जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। इन चीजों को क्या करना है, आपको पूरा डिटेल्स में समझना है, एक एक बातों को याद रखना है। ओके, पूरा डिटेल्स में पढ़ना है, पूरा मजा आ जाएगा आज की क्लास में। क्या आ जाएगा, पूरा मजा आ जाएगा। ओके चलिए, तो मन लगा के एक एक पॉइंट को समझना है, ठीक है, कर दिया। चलिए तो समझ में आ गया इतना पॉइंट। आई होप कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ गया हो। जनसंख्या विस्फोट क्या है सर जी, कम समय में किसी दिए गए क्षेत्र में जनसंख्या के तीव्र वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। तीव्र वृद्धि को क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ओके चलिए अब देखिए, विश्व स्तर पर जनसंख्या 1900 ईस्वी में 2 अरब था। विश्व स्तर पर जनसंख्या जो था 1900 ईस्वी में कितना था, 2 अरब। पूरा विश्व का बात करते हैं, पूरा विश्व का बात किया जाए तो 1900 ईस्वी में 2 अरब था पूरा। उसके बाद 2000 ईस्वी में कितना हो गया, 6 अरब हो गया पूरा विश्व में। पूरा विश्व में आपको पूछेंगे 1900 ईस्वी में जनसंख्या की कितना था पूरे विश्व में, तो बोलिएगा 2 अरब था सर जी। अब 2000 तक में कितना हो गया, 6 अरब हो गया। कितना हो गया, 6 अरब। अगर यही भारत में बात किया जाए, भारत में बात किया जाए, जब 1947 में बात किया जाए, जनसंख्या भारत में 1947 में 35 करोड़ था। कितना, मात्र 35 करोड़ था। कब, 1947 में। उसके बाद जो होता है 2023 की जनगणना के अनुसार बात किया जाए तो 145 करोड़ प्लस हो चुके हैं ये अपना भारत में जनसंख्या। सोचिए 145 करोड़ प्लस आदमी हो चुके हैं जनसंख्या, समझ रहे, आदमी, इतना आदमी है अपना पूरा भारत में 145 करोड़ प्लस। 1947 में 35 और अभी तक के बात किया जाए तो 145 करोड़ प्लस हो चुके हैं पॉपुलेशन। देख रहे हैं किस हाई लेवल का है। आपको थोड़ा सा भी इमेजिंग हो रहा है, एक बार आप लोग कमेंट करें कि क्या कमेंट करें कि सर जी हम आपसे पूछ रहे क्वेश्चन, अगर इतना तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ेगा तो कौन कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है, ये आप लोग जल्दी जल्दी लिख के बताएं, जल्दी जल्दी लिख करके बताएं कौन कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है अगर जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ता रहेगा इसी तरीका से। तो आप लोग जल्दी जल्दी बताइए फास्ट में। क्या, अगर आप जाइएगा शहर में जाइएगा तो देखिए कि जानवरों को पूछता है लेकिन आदमी को नहीं पूछता, इतना जनसंख्या बढ़ गया है कि नहीं, इतना जनसंख्या बढ़ रहा है कि कोई किसी को नहीं वैल्यू देता है। तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपको हम क्या बताएं यहाँ पे देखिए 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या 2 अरब था, जबकि 2000 ईस्वी में कितना हो गया, 6 अरब पूरे विश्व की जनसंख्या हो गया। उसके बाद जो है 1947 में भारत का बात किया जाए जनसंख्या का तो 35 करोड़ था। कितना, 35 करोड़। लेकिन अभी कितना हो चुका है 2023 में, अगर जनगणना के अनुसार देखा जाए तो 145 करोड़ हो चुका है जनसंख्या, है कि नहीं। अब सोचिए कितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इनसे कितने कितने प्रॉब्लम आ सकते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए इनके लिए हमें बहुत सारे उपकरण दिए गए हैं कि उन चीजों को उपयोग करके, उन चीजों के बातों को अमल करके, उन चीजों के बारे में सोच करके हम अपनी जनसंख्या नियंत्रण को कम कर सकते हैं, जनसंख्या को नियंत्रण कर सकते हैं, है कि नहीं, जनसंख्या को कम कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको एक एक चीज समझ में आ गया होगा। एक बार यस कमेंट करें कि यस सर जी समझ में आ गया इन चीजों के बारे में, है कि नहीं। एक बार यस कमेंट करें कि यस सर समझ में आ गया। ठीक है, तो देखिए जो भी ऑफलाइन वाले बच्चे हैं या ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे के लिए बता देते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि सर हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास पढ़ना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात क्या करना है, सुशिव क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ठीक है, और उन पे रजिस्टर करके आप बैच को ले सकते हैं। अगर उन पे आपको थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम आता है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें, आपको तुरंत मतलब कि जवाब दिया जाएगा कि किस तरह से आप बैच को ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे है सुशिव क्लासेस का फेसबुक है, इन्हें भी फॉलो कर ले, इंस्टाग्राम है, और सुशिव क्लासेस का नेक्स्ट जो चैनल है सुशिव क्लासेस का, ठीक है, तो इनका नेक्स्ट जो चैनल है उन्हें सब्सक्राइब कर ले, या आपके छोटे भाई बहन जो 10th में तैयारी कर रहे हैं उनको उस चैनल पे सब्सक्राइब करवा दे, उनको भी बेहतरीन तरीका से क्या होगा, तैयारी हो जाएगा। ठीक है,
तो आप जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि सर जी हमको जो है पीडीएफ लेना है, नोट्स लेना है, तो वो क्या कर ले, इस नंबर पे मैसेज कर दे, उनको पीडीएफ नोट्स टोटल चीज मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या आज के क्लास में आपको मजा आ रहा है? एक बार यस टाइप करें, यस सर जी मजा आ रहा है। एक बार यस टाइप करके जी सर जी मजा आ रहा है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। इसी तरीका से मन लगा के पढ़ना, ज्यादा दिक्कत नहीं करना। अब देखिए जनसंख्या विस्फोट में कारण देखेंगे, क्या कारण था जनसंख्या विस्फोट का? कारण क्या है बताइए, कारण क्या है सर जी? ये जनसंख्या इतना वृद्धि क्यों हो रहा है सर जी? थोड़ा सा आप लोग बताइए क्यों वृद्धि हो रहा है, आप ही लोग बताइए कि क्यों वृद्धि हो रहा है। जी सर जी पता है, कुछ रीजन है, चलिए हम भी बताते हैं रीजन। पहला नंबर, मृत्यु दर में कमी, मतलब जन्म दर अधिक, मतलब जन्म अत्यधिक लेते हैं लेकिन मृत्यु दर में कमी हो रहा है। और यहां तक कि बाल विवाह, सबसे पहले बाल विवाह हो रहा है, तब जन्म दर में वृद्धि हो रहा है। मृत्यु दर में कमी है, जन्म दर अत्यधिक मात्रा में हो रहा है, तो बाल विवाह पहला नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाल विवाह, कम समय में क्या कर देना, उसका शादी हो जाना। उसके बाद देखिए मृत्यु दर में कमी, डेथ रेट में क्या हो, गिरावट है ना। उसके बाद देखिए चिकित्सा सुविधाओं और दवाइयों के कारण, इन चीजों के कारण, मतलब कि चिकित्सा, मतलब अत्यधिक मात्रा में चिकित्सा दवाइयों इन सभी चीजों को मिल रहा है तो आदमी स्वस्थ रहेगा तो जनसंख्या फिर वृद्धि हो जाएगा। अब सोचिए क्या हो जाएगा, बाल विवाह, इन चीजों को क्या करना चाहिए। अब उसके बाद जन्म दर में कमी ना होना, हाई बर्थ रेट मतलब क्या, बर्थ रेट हाई पूरा ऊपर, जन्म दर में वृद्धि हो जाना। क्या है ना, जन्म दर मतलब कि जन्म, बाल विवाह हो जाएगा, तब सोचे बाल विवाह अगर हो रहा है तो उनमें क्या होगा, 2 में साल भर में ही एक शिशु नया निर्माण, तब ऐसे बहुत सारा होगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। जन्म दर में वृद्धि होगा तो जनसंख्या विस्फोट होवे नहीं करेगा। तब उसके बाद क्या होता है, शिशु की मृत्यु दर में कमी, बहुत सारे शिशु जो होते हैं एकदम स्वस्थ हो गए, कोई दिक्कत नहीं, उनमें कमी है कि नहीं। उसके बाद क्या हो गया, स्वास्थ्य सुविधाओं और पोषण में सुधार, अगर इन चीजों में सुधार आ गया तो जनसंख्या तो वृद्धि होगा ही। तो उसके बाद अशिक्षा एवं परिवार नियोजन की कमी। अब देखिए अशिक्षा मतलब क्या दिया गया हमें, नारा क्या दिया, हम दो हमारे दो का नारा दिया गया। अब हमें कोई प्रकार का नॉलेज नहीं रहेगा कुछ, अब हम गरीबी से जूझ रहे हैं जनसंख्या कारण एक थे, और दूसरे ऊपर एकदम दर्जन के दर्जन लगा रहे हैं, तो बताइए क्या होगा, इन चीजों से प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा, बढ़िया से नॉलेज लेना पड़ेगा, हर एक चीजों के बारे में जानना होगा कि कैसे हम जनसंख्या को कम करके अपने आप को अच्छा एक स्वस्थ जीवन दे सकते हैं, जिंदगी को अपने एक अच्छा लाइफ जिंदगी को जी सकते हैं। अगर कोई मान लीजिए है, उनके परिवार में मान लीजिए लमसम 20-25 सदस्य हो जाते हैं, तो एक परिवार कमाने वाला है, तो बताइए क्या वो अच्छा लाइफ जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। अगर छोटा परिवार सुखी परिवार, इसलिए क्या कहा गया, छोटा परिवार सुखी परिवार। ठीक है, तो आई होप कि आपको इन चीजों के बारे में समझ में आया होगा कि ये जनसंख्या विस्फोट क्यों हो रहा है सर जी। अब जनसंख्या विस्फोट के परिमाण, अगर इतना जनसंख्या विस्फोट होगा, इतना इफेक्ट पड़ेगा, तो क्या क्या परिणाम हो सकता है, किन की चीजों से प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहला नंबर, भोजन मिलना बंद हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा, आवास जैसे आवश्यकताओं पर दबाव होने लगा, घर में रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, इन सब चीजों का अभाव हो जाएगा, और अत्यधिक मात्रा में क्या हो जाएगा, जनसंख्या वृद्धि होते जाएगा। तब अगर हम इन चीजों पर काम नहीं करेंगे, इन चीजों के बारे में अच्छा से नहीं समझेंगे, तो क्या होगा बताइए, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो ये सब चीज मिलना बंद हो जाएगा पूरा, और प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़ा तगड़ा लेवल से होगा। उसके बाद जाए बेरोजगारी और गरीबी में वृद्धि, बेरोजगारी हो जाएगा, गरीबी हो जाएगा, पूरा इतना बेरोजगारी हो जाएगा, कोई कहेगा कि चलो 300 रुपया में तुम्हारा काम कर दे, कोई कहेगा नहीं हम 100 में काम कर देंगे, इतना बेरोजगारी होगा, एकदम काम करने के लिए भी कितना होगा, लड़ाई झगड़ा करना पड़ जाता होता है कि नहीं। अगर जनसंख्या में वृद्धि इस तरीका से बढ़ते रहा तो, ठीक है, इस तरीका से बढ़ते रहा। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की कमी हो जाएगा इन चीजों के ऊपर। उसके बाद क्या हो सकता है, पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषण, पर्यावरण क्या हो जाएगा, पूरा असंतुलित हो जाएगा, प्रदूषण, पूरा पॉपुलेशन फैल जाएगा, बीमारी पर बीमारी फैलेगा। इस तरीका से धीरे धीरे एक दिन क्या हो जाएगा, ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी, है कि नहीं। अगर हम अच्छा लाइफ जीना चाहते हैं तो हमें जनसंख्या पे नियंत्रण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा हम, और हमें क्या करना पड़ेगा, उन चीजों के बारे में अमल करना होगा, हमें हर एक चीजों के बारे में समझना होगा किस प्रकार से हम स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या नियंत्रण के उपाय। अब ये चीज तो समझ में आ गया कि कैसे कैसे प्रॉब्लम हो सकता है जब जनसंख्या में वृद्धि होगा। नियंत्रण के सर जी आप बताइए कि हम कैसे मतलब स्वस्थ रहेंगे सर जी, हमको कैसे मतलब कि हम
जनसंख्या में थोड़ा कमी कैसे होगा सर जी, इन चीजों को उपाय बताइए। चलिए उपाय बता दो। उपाय क्या है? पहला नंबर परिवार नियोजन, जैसे फैमिली प्लानिंग करना। परिवार नियोजन मतलब क्या? जैसे कि मान लीजिए एक शिशु हुआ, ठीक है, एक शिशु का अगर निर्माण हो गया, उसके बाद 2 से 3 साल के बाद, 2 से, ठीक है, एक शिशु बन गया तो 2 से लेकर के 3 साल या 4 साल के दरम्यान में फिर एक दूसरा होना, मतलब सीधा सीधे कुल मिलाकर के 2 ही फैमिली होना चाहिए उनके पर में, मतलब 2 हम 2 हमारे 2। किसी दिन आगे चल करके देखिएगा मात्र एक को रखना पड़ेगा, मात्र एक को रखना पड़ेगा। सोचिए इतना तीव्र गति से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो फैमिली प्लानिंग को बढ़ाना, गैपिंग कर करके बढ़ाना। ऐसा नहीं कि मान लीजिए लगातार एकदम 2 को 3 को 4 को, ऐसा नहीं। कैसे होना चाहिए? फैमिली प्लानिंग होना चाहिए, अपने परिवार नियोजन होना चाहिए। उसके बाद शिक्षा और जागरूकता फैलाना। शिक्षा अपने आप को, अभी आप समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं तब तो समझ रहे हैं इन चीजों को, और जो नहीं पढ़ा होगा तो वो क्या करता है को बताइए, एकदम दर्जन के दर्जन लगा देता है कि नहीं? तो जो नहीं पढ़ रहा है, जो जिसके अंदर इन सब चीजों के बारे में जिसको नहीं पता है, तो बताइए वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे बताइए जल्दी, वो क्या करेंगे? उनको तो प्रॉब्लम होगा, होगा कि नहीं होगा? तो जो शिक्षा की कमी, इन सब चीजों को क्या करना, एकदम पढ़ना चाहिए। बाल है ना, विवाह की न्यूनतम आयु का पालन करना। जो विवाह की न्यूनतम आयु दिया गया है उनको पालन करना। 21 साल बोला गया, कितना? 21 साल की उम्र बताया गया, 18 साल प्लस बताया गया। बताइए इन 18 साल प्लस में क्या होना चाहिए? शादी होना चाहिए। लेकिन बाल विवाह जब होगा तो जनसंख्या में वृद्धि होवे नहीं करेगा, नहीं। एज भी देख करके लिमिट, हर एक चीज का लिमिट होता है, उनके अनुसार चलना चाहिए। अब सोचिए बाल विवाह में क्या होना चाहिए? आयु की न्यूनतम आयु का पालन करना। उसके बाद देखिए गर्भ निरोध साधनों को उपयोग करना। गर्भ निरोध साधनों को उपयोग करना। अगर अनचाहे गर्भ हो गया तो उनको क्या करना? गर्भ निरोध, अगर नहीं चाहते हैं, अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर उनको सेफ्टी जो होते हैं, बहुत सारे चीज उपकरण दिए गए हैं, उन चीजों को यूज करना है कि नहीं? अब कोई सर जी कंट्रोल नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे उपकरण दिया गया है, उनको यूज करना है। अब सोचिए इन सब चीजों को। उसके बाद छोटा परिवार सुखी परिवार एवं हम 2 हमारे 2 का नारा है ना, जैसे नारा जीवन में अपनाना। छोटा परिवार सुखी परिवार और हम 2 हमारे 2 का क्या होना चाहिए? नारा होना चाहिए आदमी को, है कि नहीं? ठीक है, तो आई होप कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद गर्भ निरोधक गोलियों एवं प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए कि कैसे, मतलब किन किन चीजों को उपयोग करके हम जनसंख्या को नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है। माना कि ये नेचुरल चीज है, ठीक है, लेकिन इन चीजों को यूज करके हम, जो गर्भ निरोध गोलियां होते हैं, बहुत सारे सेफ्टी यूज होते हैं, उनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं? अपने आप को नियंत्रण कर सकते हैं, जनसंख्या को नियंत्रण कर सकते हैं, अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने आप को एक अच्छा लाइफ जी सकते हैं आप, ठीक है। इन चीजों के बारे में आपको क्या करना? जागरूकता करना, आदमी को बताना है किस प्रकार से हम स्वस्थ रह सकते हैं, ठीक है। तो अब आपके माइंड में आएगा सर जी वर्तमान गर्भ निरोध की श्रेणियों में क्या क्या चीज आते हैं, हमें ये बताइए। उनका यूज आदमी को हम बताएंगे कि कैसे करना है। आदमी को भी बता सकते हैं, आपके एग्जाम में भी आएगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं आएगा, आपके एग्जाम में भी आएगा, ठीक है। इन चीजों के बारे में अगर आप नॉलेज ले लेते, एग्जाम में भी आएगा। आदमी को भी बताइएगा कि किस प्रकार से हम स्वस्थ रह सकते हैं और कोई भी प्रकार का बीमारी नहीं होगा और जनसंख्या को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है? प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि से हम क्या कर सकते हैं? जनसंख्या को नियंत्रण कर सकते हैं। अब ये सर जी प्राकृतिक विधि नहीं समझ में आया, इसको आगे हम डिटेल्स में बताएंगे। रोध या बैरियर विधि कहते हैं, रोध या बैरियर विधि कहते हैं, इनको भी बताएंगे आपको, ठीक है। अंतः गर्भाशय युक्ति, जिसको IUD कहते हैं, इंट्रा यूट्रिन डिवाइस, अंतः गर्भाशय युक्ति का, इन चीजों को यूज करना। उसके बाद होता है शल्य क्रिया, मतलब कि ऑपरेशन जो होता है, शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन होता है, ठीक है। उसके बाद होता है टीका, उसके बाद अंतःरोपण, टीकाकरण करवाना, सुई जो लिया जाता है गैपिंग के लिए, सुई 6 महीना 3 महीना साल भर का सुई लिया जाता है। इनसे क्या होता है? शिशु का गैपिंग होता है, ज्यादा जल्दी जो होता है नया शिशु बनने का चांस नहीं होता, मतलब कि गर्भ छाड़ने नहीं देता। तो इन चीजों के बारे में क्या करना, पूरा डिटेल्स में अभी पढ़ना है। तो क्या आप लोग तैयार हैं कि सर जी जानने के लिए कौन कौन सा चीज है, किन किन चीजों का उपयोग करके हम जनसंख्या को नियंत्रण कर सकते हैं? क्या आज के इस क्लास में आप लोग तैयार हैं? एक बार यस कमेंट करके, यस सर जी। अब आपका मेन पॉइंट चलेगा, क्या चलेगा? मेन पॉइंट चलेगा कि हम कैसे अपने आप को नियंत्रण कर सकते हैं और जनसंख्या का हमारे देश में जो इतना ग्रोथ में जो है उनको हम कैसे वृद्धि कर सकते हैं, मतलब वृद्धि नहीं, उनको हम कैसे कम कर सकते हैं, है क्या नहीं? उसको हम कैसे कम करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या देखिएगा? प्राकृतिक विधि सर जी कौन कौन सा है, ठीक है। प्राकृतिक विधि पहला नंबर देखेंगे। ये जो प्राकृतिक विधि में कौन कौन सा विधि होता है? तो आवधिक संयम,
कौन सा आ जाता है उसके अंदर? आवधिक संयम, बाह्य स्खलन आ जाता है और स्तनपान अनावर्तन हो जाता है। कौन सा? स्तनपान अनावर्तन। तो देखिए आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे बाह्य स्खलन क्या होता है, आवधिक संयम क्या होता है, अपने आप को कंट्रोल करना। आवधिक संयम मतलब क्या होता है? अपने आप को कंट्रोल करना। चलिए बारी बारी से इन सभी चीजों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले आवधिक संयम क्या होता है सर जी? कंट्रोल करना, अपने आप को क्या करना? कंट्रोल करना, है कि नहीं? देखिए इसको कैसे आप ध्यान से एक एक चीज याद रहेगा तो पता लगेगा। देखिए मासिक चक्र के 10वें से 17वें दिन तक संभोग से दूर रहना। मासिक चक्र जो होते हैं, पीरियड्स जब होते हैं, उनमें 10 से लेकर के 17 दिन तक, 10 से लेकर मतलब 10 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक मतलब संभोग से, सेक्स से क्या करना? दूर रहना। तो ये आवधिक संयम में आते हैं। किन में आते हैं? ये आवधिक संयम में पूछेगा। आवधिक संयम क्या है? अपने आप को कंट्रोल करना, मतलब 10 से लेकर के 17 तारीख तक में अपने आप को संभोग से दूर रखना, बस यही चीज है। तो उसके बाद देखिए क्या होता है, दूसरा पॉइंट आपको क्या बताएं? बाह्य स्खलन। क्या होता है? बाह्य स्खलन मतलब कि जो वीर्य होते हैं, शुक्राणु होते हैं, उन्हें मादा जनन भाग में नहीं जाने देना, उनको क्या कर देना? बाहर ही निकाल देना। क्या कर देना? उन्हें बाहर ही निकाल देना। तो इन चीजों को क्या कहते हैं? उसे, है ना, इनमें वीर्य को स्खलन बाहर ही किया जाता है। इनमें क्या कहता है? वीर्य जो होते हैं शुक्राणु, उनको मादा जननी भाग में नहीं डालना, उनको बाहर ही निकाल देना। तो बाह्य स्खलन ये प्राकृतिक विधि है। कौन सा विधि है? प्राकृतिक विधि, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाते हैं? स्तनपान अनावर्तन। स्तनपान अनावर्तन क्या होता है सर जी? चलिए देखिए स्तनपान अनावर्तन क्या होता है? प्रसव के बाद 406 माह तक स्त्री कहे ना, स्त्री शिशु को पूर्णतः स्तनपान कराती है, ठीक है। तब मासिक चक्र की क्रिया नहीं होती है। मतलब स्तन, है ना, ध्यान से समझिए। मतलब स्तनपान अनावर्तन में क्या होता है? जब महिला पहला जो होता है शिशु होते हैं, तो उनमें क्या होता है? पहला मतलब कोई भी जब शिशु का निर्माण होता है, तो उनमें जब तक महिला स्तनपान कराते हैं, बच्चे को दुग्ध पिलाते हैं, तब तक उनमें मासिक चक्र की क्रिया नहीं होते हैं। इन समय आप संभोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई चांस नहीं होता है। लेकिन जिनमें दुग्ध स्रवण नहीं हो रहा है, जिनमें दुग्ध महिला शिशु को नहीं पिला रहे हैं, तो सोचिए उनमें मासिक चक्र होगा। मासिक चक्र होगा तो उनमें क्या होगा? पीरियड्स होंगे। तो जब संभोग होगा तो फिर ज्यादा चांस हो जाता है क्या होने का? एक नया शिशु बनने का। तो ठीक है, तो इनमें इन बातों को क्या करना है? याद रखना है, सभी को बताना है, अपने आप में भी नॉलेज रखना है, शिक्षा रखना है कि किस दिन हमें क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उससे क्या होगा? आप पूर्ण रूपेण से डिटेल्स में जान जाइएगा। तो ये तो प्राकृतिक विधि हुआ। ये कौन सा विधि आप जाने? प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि में क्या क्या चीज होता है सर जी? चलिए अब प्राकृतिक विधि जान गए, अब जानिएगा रोध या, है ना, रोध या रोधक या बैरियर। आपको पूछेगा रोध, पूछेगा रोध विधि का वर्णन करें, या रोधक विधि या बैरियर विधि। इन तीन चीजों के द्वारा आपको क्या कर जाएगा? पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या होते हैं, सबसे पहले इनमें भी दो भाग होते हैं। इनमें भी कितने भाग होते हैं? दो भाग। पहला होता है कौन सा, क्या चीज का यूज कर सकते हैं? तो कॉन्डम का यूज कर सकते हैं। किसका यूज करना है? कॉन्डम का। उसके बाद क्या होता है? डायफ्राम या गर्भाशय टोपी बल्ब के तरीका से होता है, ठीक है। तो डायफ्राम का यूज कर सकते हैं, या गर्भाशय टोपी का यूज कर सकते हैं, या तो दूसरा क्या आ जाएंगे? कॉन्डम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्डम क्या क्या होते हैं सर जी। कॉन्डम कितने कितने टाइप्स के होते हैं? देखिए कॉन्डम जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्त्री, एक होते हैं पुरुष में लगाने वाला। कॉन्डम कितने टाइप्स के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन सा होता है? एक स्त्री में लगाने वाला, एक होते हैं पुरुष में लगाने वाले। लेकिन ये जो कॉन्डम, इनका यूज मात्र एक बार किया जाता है। किसका? आज बता देंगे। इसका उपयोग एक बार ही किया जा सकता है। जो स्त्री कॉन्डम होते हैं या पुरुष कॉन्डम होते हैं, मात्र इसका एक बार ही यूज किया जाता है। लेकिन ठीक है, लेकिन ये जो डायफ्राम है, गर्भाशय टोपी है, इसका उपयोग जो है एक बार करने के बाद पुनः उपयोग किया जा सकता है। ये कहां पे लगता है सर जी? कैसे लगता है? तो ये जो लगता है गर्भाशय टोपी है, गर्भाशय में लगाया जाता है। देखिए कौन कौन सा आपको दिखाना आप, ठीक है। अच्छा समझ में आ रहा है? पहले ये बताइए, एक बार यस कमेंट करके, यस सर जी समझ में आ रहा है, ठीक है। यस सर जी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए आपको दिखाएंगे स्त्री कॉन्डम क्या होते हैं, पुरुष कॉन्डम क्या होते हैं, अंतर गर्भाशय टोपी क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में चलिए दिखाते हैं आपको। तो इसमें अपना क्या देखेंगे? स्त्री कॉन्डम कौन से होते हैं, है कि नहीं? स्त्री कॉन्डम कौन से होते हैं, पुरुष कॉन्डम कौन से होते हैं, डायफ्राम क्या होते हैं, गर्भाशय टोपी क्या होते हैं। बारी बारी से इन सब चीजों के बारे में जानना है कि नहीं? बारी बारी से जाने हैं। तो देखिए कैसे यूज करते हैं, किस प्रकार से क्या होते हैं। स्त्री कॉन्डम कौन होते हैं, पुरुष कॉन्डम कैसे यूज करते हैं, उसके बाद जो है गर्भाशय टोपी क्या होते हैं, इनके बारे में पूरा डिटेल्स में देखिए जानिए, बारी बारी से जानिए। देखिए ये जो है स्त्री कॉन्डम है, ये आपको दिखाई देगा। ये कौन सा है? स्त्री का। आपको लगता होगा कि सर जी दोनों बगल से ओपन है कि नहीं? दोनों बगल से ओपन है। दोनों बगल से ओपन नहीं होता है। ये जो लास्ट में होता है, इसमें एक ये रुई टैप्स का होता है, ठीक है। रुई टैप्स का होता है। ये क्या होते हैं? ये क्या करते हैं? इसको इस तरीका से मोड़ करके, इसको क्या करते हैं? मोड़ करके महिला के जो होते हैं
वेजाइना जो होते हैं, योनिज होते हैं, उन्हीं में डाल करके इसमें लगाया जाता है। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, फिंगर के सहायता से उसमें लगा देते हैं, ताकि इधर से स्पर्म जो जाएगा ये क्या करेंगे, उसको सोख लेंगे। क्या करेंगे, सोख लेंगे और उनको क्या करेंगे, फिर बाहर निकाल कर रख देंगे। ये हो गया स्त्री कोंडम। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं पुरुष कोंडम कौन सा हुआ। ये जो है ये, ठीक है, ये पुरुष कोंडम है। ये कौन सा कोंडम है, ये पुरुष कोंडम है। ठीक है, अब इनका यूज भी मात्र एक बार किया जाता है। इन दोनों को यूज मात्र एक बार ही किया जाता है कि नहीं, मात्र एक बार किया जाता है, ज्यादा नहीं। एक बार यूज कीजिए, उसके बाद फेंक दीजिए। ठीक है, मात्र एक बार। लेकिन ये जो होते हैं गर्भाशय टोपी, है ना, ये गर्भाशय टोपी, अब कहेगा सर जी गर्भाशय टोपी किस में लगता है, मादा जनन योनि में लगता है। ठीक है, मादा जनन भाग में लगता है। उसके बाद देखिए गर्भाशय में लगता है। ये गर्भाशय टोपी है, इनको क्या करते हैं, यहाँ पर जो होता है ना गर्भाशय भाग, यहाँ पे क्या करते हैं, इसको अंदर में लेकर के लगा दिया जाता है। देख रहे हैं किस प्रकार से लगा दिया जाता है। और यहाँ पे जो शुक्राणु जा रहे हैं, शुक्राणु को अंदर जाने ही नहीं देता है। तो इस प्रकार से एक फिंगर की सहायता से क्या करना है, गर्भाशय टोपी को मादा जनन के जो गर्भाशय भाग होते हैं यहाँ पे क्या करना है, डाल करके अच्छा से लगा देना, सेट करना है, ताकि इधर से जो शुक्राणु जाएगा, इधर से जो शुक्राणु इसमें जाएगा, शुक्राणु वो अंदर तक गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, मतलब कि वहां तक नहीं पहुंचे और आगे फिलिपियन ट्यूब में तो जब भी निकलेगा, जब वहां जाएगा तो ये क्या करेंगे, उनको बंद रहेगा, तो आगे का रास्ता बंद है तो जाने ही नहीं देगा। तो इन सब चीजों को यूज करके हम जनसंख्या को नियंत्रण कर सकते हैं। तो क्या आपने देखा कि क्या होता है स्त्री कोंडम, पुरुष कोंडम और गर्भाशय टोपी क्या होता है कि नहीं, क्या समझ में आया पूरा? एक बार यस कमेंट करें कि यस सर जी क्लियर हो गया है कि नहीं। चलिए वेरी गुड। इसी तरीका से समझना है कि क्या क्या होते हैं, नहीं होते हैं, एक एक बातों को ध्यान से समझना है। ठीक, तो अब हम थोड़ा सा जानेंगे अंतः गर्भाशय युक्ति के बारे में। तीसरा पॉइंट क्या जाएंगे, अंतः गर्भाशय युक्ति, IUD, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस क्या है सर जी, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे अपना औषधि रहित IUD। औषधि रहित IUD क्या होता है सर जी, आपके एग्जाम में पूछा जाता है औषधि रहित IUD। देखिए औषधि रहित IUD होता है, लिप्स लूप होता है। क्या होता है, लिप्स लूप। औषधि रहित IUD होता है लिप्स लूप। अब इनको देखते हैं पहला, उसके बाद दूसरा क्या देखेंगे, तांबा मोचक IUD, जिसको आप कहते हैं कॉपर टी। क्या कहते हैं, कॉपर टी बोलते हैं। ये टी क्यों बोलते हैं सर जी, ये टी आकार का होता है इसलिए बोलते हैं कॉपर टी या तांबा मोचक। ठीक है, क्या बोलेंगे, या तो तांबा मोचक बोलिएगा या तो कॉपर टी बोलिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये कॉपर आयन का छोड़ती है। ये क्या करती है, जब अंदर महिला के अंदर में वैजाइना में लगा, ये क्या दिन, एक दिन दो दिन वाला नहीं होता है, ये सालों साल के लिए होता है। कोई अपना एक ब्रांड के ऊपर निर्भर करता है, कोई 6 साल वाला लगाता है, कोई 10 साल वाला लगाता है, कोई 3 साल वाला लगाता है। इन कॉपर टी को क्या करते हैं, महिला के वैजाइना में अंदर से क्या करता है, डॉक्टर ही डालते हैं उनमें, अंदर में अच्छा से डाल करके अच्छा से लगा दिया जाता है, जिनमें कि सालों 6 महीना 3 जो मतलब कि 3 साल 6 महीना 6 साल, उसके बाद 10 साल वाला आप लगा सकते हैं। ठीक है, इन चीजों के यूज किया जाता है। ये क्या करते हैं, कॉपर आयन को छोड़ते हैं। किसको छोड़ते हैं, कॉपर आयन को, जिससे शुक्राणु के भक्षाणु में वृद्धि करती है, मतलब शुक्राणु जो जाते हैं उनको मारने में काम करता है। उदाहरण में क्या आ जाएंगे, कॉपर टी आ जाएगा। उसके बाद मल्टी लोड 375 क्या आ जाएंगे, मल्टी लोड 375। आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेंगे, तांबा मोचक निम्न में से तांबा मोचक कौन सा है, तो बोलिएगा कॉपर टी और मल्टी लोड 375, मल्टी लोड 375। इस तरीका से आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या बोले जाएगा, हार्मोन मोचक। क्या होगा सर जी, हार्मोन मोचक IUD क्या होता है, ये जो होते हैं ये हार्मोन का स्राव करते हैं, जिससे भ्रूण को रोपित होने में असफल कर देते हैं। जो ये क्या होते हैं, भ्रूण को अंदर में रोपित होने से क्या करते हैं, असफल कर देते हैं। ये होते हैं हार्मोन मोचक। तो आप कौन सा उदाहरण में सर जी, LNG20 होते हैं, जिन्हें क्या करते हैं, भ्रूण को रोपित होने से असफल कर देते हैं। तो सोचिए ये किन में आ जाते हैं, अंतः गर्भाशय युक्ति में क्या क्या आ जाते हैं, ध्यान समझना। सबसे पहले औषधि रहित में लिम्फेस लूप आ जाते हैं। उसके बाद बात किया तांबा मोचक में कॉपर टी, उसके बाद मल्टी लोड आ जाते हैं 375। उसके बाद हार्मोन मोचक में क्या आ जाते हैं, LNG20 आ जाता है। क्या आ जाता है, LNG20 आ जाता है। तो आपको पूछेगा निम्न में से कौन अंतः गर्भाशय युक्ति है, निम्न में से कौन अंतः गर्भाशय युक्ति है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा और हम अभी पूछेंगे, आपको जवाब देना। तो क्या एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है, एक बार यस कमेंट करें कि यस सर समझ में आ रहा है, यस सर, जल्दी जल्दी फास्ट में कमेंट करें। पूरा बेहतरीन तरीका से एक एक पॉइंट को डीप में बताएंगे आपको। ठीक है, जब तक समझाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है कि नहीं। चलिए एक एक पॉइंट को समझना, एक एक बातों को दिमाग में लेकर के बैठना है। तो सबसे पहले अब आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को माइंड में क्वेश्चन, सर जी IUD क्या होता है, बार बार बोले, इंटर है ना, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस होता है। चलिए इसको तो हम बता ही दिए,
चलिए जल्दी जल्दी 2 नंबर का क्वेश्चन का आप लोगों को जवाब देना है। 2 नंबर के क्वेश्चन का जवाब देना है, गर्भ निरोध, क्या देना है, गर्भ निरोध विधियों में सबसे प्रभावी और अस्थायी विधि कौन सा है? सबसे प्रभावी मतलब सबसे अच्छा, और अस्थायी विधि क्या है? पूरा निपुण हो जाना एक बार लगा करके। कॉन्डम, बोलिए जल्दी क्या है? राइट आंसर आपको बताना है कौन कौन सा हो जाएगा, बोलिए। नसबंदी, उसके बाद कॉपर टी, गर्भ निरोध गोलियां, बताइए कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए, फटाक से डालिए कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। पूरा एकदम एक्साइटेड होकर, फुल एक्साइटेड होकर के पूरा मजा से बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। मजा आ रहा है इसकी क्लास में? एक बार हार्ट वाला आप लोग इमोजी भेजें, ठीक है, हार्ट का इमोजी आप लोग जल्दी जल्दी भेजें। यस सर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। एक बार हार्ट का इमोजी भेजें आप लोग। आंसर भी देना है, आंसर भी देना है। क्या हो जाएगा इसका राइट है? मतलब कि एक बार कर देने के बाद क्या हो जाना, निपुण हो जाना सर जी, कोई प्रकार का टेंशन नहीं होना। बताइए क्या हो जाएगा? तो जी सर जी, एक बार निपुण होना तो भाई नसबंदी करवा लो। क्या करना? ऑपरेशन नसबंदी करा लो, बात खत्म, है कि नहीं? अगला क्लास जो आएगा नसबंदी के ऊपर हो जाएगा, आएगा, ठीक है, पूर्ण रूपेण से एक एक चीज को डिटेल्स में समझ में आएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन आंसर है आपका, अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है। निम्न में हार्मोन युक्त आईयूडी है, मतलब कि निम्न में से कौन हार्मोन युक्त आईयूडी है? बताइए हार्मोन युक्त आईयूडी कौन सा है? बताइए अभी तुरंत ना पढ़ाइए। कॉपर टी, LNG20, लिम्पेस लूप, नन। बताइए हार्मोन युक्त आईयूडी कौन सा है सर जी? हार्मोन युक्त LNG20। जी सर जी, कौन नाम था? नहीं था, हाँ याद है आप लोग को। जल्दी जल्दी डालिए तो क्या हो जाएगा? LNG20 बता दिए, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पर आंसर भी आ गया था। निम्न में अंतःगर्भाशय उपकरण है, अंतःगर्भाशय उपकरण के बारे में बोला है। लिम्फेस लूप, कॉपर टी, मल्टीलोड 375, LNG ऑल। बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका? कमेंट बॉक्स में जल्दी डालिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से डालिए, पर्सन ने डालिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जी सर जी पता है। इस इनमें आप क्वेश्चन पूछे सर जी, निम्न में से अंतःगर्भाशय युक्ति मतलब आईयूडी सर जी कौन है? तो जी सर जी पता है, लिम्पेस लूप है, ये कॉपर टी है, मल्टीलोड 375 है, ये LNG20 है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। जी सर जी पता है, इतना डीप में पढ़ा देते कि छूटेगा क्वेश्चन, एक भी नहीं छूटेगा। बताइए निम्न में से औषधि रहित आईयूडी क्या था? औषधि रहित, औषधि रहित इधर बताए थे ना, औषधि रहित क्या होता है? जी सर जी बताए क्या होगा? LNG20 होगा राइट आंसर। क्या होगा? कॉपर टी होगा, मल्टीलोड 375, लिम्पेस लूप होगा। बताइए क्या होगा राइट आंसर? जी सर जी डालिए जल्दी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिम्फेस लूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? लिम्फेस लूप हो जाएगा। कोई दिक्कत? एक एक बातों को समझना है, ठीक है। चलिए एक एक बातों को समझना है, सभी का आंसर देना है, एक एक पॉइंट को समझना है। चलिए इसका आंसर देते हैं। लिम्फेस लूप किस श्रेणी का है? किस श्रेणी का आईयूडी है? मतलब लिम्फेस लूप किस श्रेणी का अंतःगर्भाशय युक्ति है? किस श्रेणी में आता है? किन का भाग है? बताइए, इन चीजों को बताना। बताइए किन का भाग है? औषधि रहित का, कॉपर युक्त का, हार्मोन युक्त का, नन, इनमें से कोई नहीं। बताइए किसका होता है? बताइए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में डालिए एक बार आप लोग फटाक से। जी सर जी पता है, औषधि रहित का है। किसका है? औषधि रहित का। क्या समझ में आ रहा है नहीं क्वेश्चन? आज का क्लास कैसा लग रहा है? जल्दी जल्दी बताइए, एक बार बताइए, अभी बताइए। उसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो का लास्ट में आना, फिर फीडबैक आप दे देना आपको आज का क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए तो आई होप कि आपको एक एक बातों को समझ में आया होगा, और आपको क्या करना है, फिर से वीडियो में आना है, आपको बताना है कि आज का क्लास कैसा लगा, फीडबैक देना है, ठीक है। सो धन्यवाद।